Hello, everybody. Welcome to Ashit Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is there to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर ऑफ स्पीच. अब आप बोलोगे कि मैम दोनों एक साथ क्यों लिख रहे हो, है ना? तो देखो क्या होता है कि बहुत से फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं वो हम पोएटिक डिवाइसेस की तरह यूज करते हैं, है ना? तो इसलिए हम पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच को एक साथ पढ़ेंगे बिकॉज दोनों का फंक्शन सेम है और बहुत से लोग इन्हें सेम कंसिडर भी करते हैं बट थोड़े बहुत ही डिफरेंट होते हैं, लेकिन फंक्शन सेम है और हमें बेसिकली पोएटिक डिवाइसेस ही सीखने हैं, तो हम उन्हें इसलिए इस तरीके से सीखेंगे. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. अब देखो पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच है तो इसमें कोई ना कोई तो डिफरेंस है ही. तो वो क्या है वो देखो पहले. पोएटिक डिवाइसेस इंक्लूड द वे वर्ड्स राइम, साउंड लाइंस ऑफ पोएट्री टुगेदर एंड क्रिएट रिदम व्हेन स्पोकन. अब देखो पोएटिक डिवाइसेस से क्या होता है, जैसे रिपीटेशन हो रही है, मैच कर रहे हैं, वर्ड्स राइम कर रहे हैं, जैसे फ्लाइंग और क्राइंग, ऐसे जो राइम कर रहे हैं, एक रिदम जो बनती है ना पोएम में, जैसे हम बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. तो देखो कैसे रिदम भी बन रही है और राइमिंग भी हो रही है. तो पोएटिक डिवाइसेस क्या करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं. Whereas figure of speech is a word or phrase having different meaning than its literal meaning. अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि भाई जैसे कोई और ही मीनिंग निकल के आ जाता है बात का, है ना? जो उसका रियलिटी में मीनिंग होता है उससे बिल्कुल कुछ अलग ही मीनिंग निकल के आ जाता है. इट कन्वेज मीनिंग बाय आइडेंटिफाइंग और कंपेयरिंग वन थिंग टू अनदर. जैसे हमने पढ़ा है भाई कहाँ अगर हम फॉग वाली पोएम की बात करें तो फॉग को किससे कंपेयर किया गया है? किटन से, है ना? बिल्ली के बच्चे से कंपेयर किया गया, उसके पैरों से कंपेयर किया गया कि फॉग इस तरीके से आता है जैसे छोटा बिल्ली का बच्चा चुपके चुपके से आता है ना? तो ये जो सारी चीजें होती है ना, ये दोनों चीजें मिलके ही हमारी एक पोएम में काम आती है, इसलिए हम दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. अब देखो कुछ पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीचेस हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे और इनको हम आगे जानेंगे. तो देखो एक होता है इसमें एलिट्रेशन, अल्यूजन, एनाफोरा. एनाफोरा का जस्ट ऑपोजिट होता है एपिस्ट्रॉफी, एंटीथीसिस, ऑजोनेंस, ऑसिंडेटॉन, कॉन्सोनेंस, इमेजरी और इन्वर्जन. आज ये पढ़ेंगे हम, है ना? अब देखो इसके अलावा जो फिगर ऑफ स्पीचेस हैं जो इनकी तरह ही काम करते हैं, पोएटिक डिवाइसेस की तरह ही काम करते हैं, वो क्या क्या हो गए? हाइपरबोल, मेटाफर, एनोमेटोपिया, ऑक्सीमोरॉन, पर्सोनिफिकेशन, रिफ्रेन, राइम, रिपीटेशन, सिमिली और अपोस्ट्रोफ. ठीक है, तो ये सारे मिलके एक तरीके से हमारी पोएम में सारे जो है फंक्शन कर रहे हैं और पोएम बना रहे हैं, तो इनको हम एक साथ ही पढ़ेंगे. ठीक है, तो भाई पहला देखो क्या है, एलिट्रेशन. अब एलिट्रेशन क्या होता है? Alliteration is a literary device that emphasizes on repetition of a particular consonant in the first syllable in a series of word. है ना? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जो कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, मतलब ए ई आई ओ यू को हटा के किनके अलावा बात हो रही है? इनको हटा के जो बाकी सारे बचे हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स, उनका जो साउंड होता है वो जब रिपीट होता है तो वो आपका क्या कहलाता है? एलिट्रेशन. दिस इसका एग्जांपल देखो, जैसे हमारे टंग ट्विस्टर होते हैं. टंग ट्विस्टर में क्या होता है? अच्छा वो वाला टंग ट्विस्टर पता है ना सबको, बैटी बॉट द बटर बट द बटर वाज बिटर, बैटी बॉट मोर बटर टू मेक बिटर बटर बेटर. तो इसमें देखो क्या हो रहा है, बी का साउंड बार बार आ रहा है ना? तो यही वाली चीज होती है जो आपकी एलिट्रेशन कहलाती है, जिसमें आपका जो कॉन्सोनेंट का साउंड है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है. देखो इसके एग्जांपल जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ये टंग ट्विस्टर है एक तरीके से, है ना? दूसरी चीज इसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट का अल्फाबेट मैटर नहीं करता, उसकी जो आवाज आ रही है ना, जो साउंड आ रहा है, साउंड मैटर करता है ना? जैसे सी और के दोनों का अगर हम जैसे पढ़ते हैं तो ज्यादा साउंड क्या होता है? क में आता है ना? जैसे इसका एग्जांपल देखो, किम कम्स टू कट कलरफुल काइट्स. सबका साउंड क्या आ रहा है? सबका साउंड आ रहा है यहाँ पे क. तो साउंड मैटर करता है, इसलिए ये वाला एग्जांपल यहाँ आएगा. तो कभी भी जब साउंड के हिसाब से आपका कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है? एलिट्रेशन कहलाता है. एक एग्जांपल देखो, वी फेल्ट ड्ररी एंड डिसमल इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट. तो देखो डी कितनी बार कैसे रिपीट हुआ, साउंड जो आ रहा है ना उस तरीके से बात हो रही. साउंड क्या आ रहा है? यहाँ पे ड का साउंड आ रहा है हर उसमें, इसीलिए, है ना? यहाँ पे प का साउंड आ रहा है इसलिए. तो ये जो कॉन्सोनेंट्स है ना, वोवल हटा के जो होते हैं सारे कॉन्सोनेंट्स जो बचते हैं, उनकी रिपीटेशन जो होती है उस पे इस तरीके से ये काम करता है ना? और दूसरी फिर आता है आपका एल्यूजन. अब एल्यूजन क्या है? एल्यूजन है एक रेफरेंस और सजेशन टू अ हिस्टोरिकल और वेल नोन पर्सन, प्लेस और थिंग.
एक रेफरेंस दे रहे हो आप, कोई ऑलरेडी बहुत फेमस चीज है, कोई पुरानी चीज है उसका, जैसे शी शॉड अप लुकिंग लाइक वीनस। अब वीनस क्या है? एक फेमस चीज है, एक बहुत पुराने समय से चलती आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं ना, जैसे डोंट ओपन दी पेंडोरास बॉक्स, तो पेंडोरास बॉक्स जो है हिस्टोरिकली आ जाता है। दिस वाज आवर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये देखो सारी फेमस या हिस्टोरिक चीजें है ना, जानी मानी चीजें जिन्हें हर कोई जानता है। वीनस को कौन नहीं जानता है ना। इंडिपेंडेंस हमारा हिस्टोरिकल साइड पे आ गया, पेंडोरा बॉक्स भी हमारा हिस्टोरिकल साइड पे आ गया। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये जो चीजें आती है किसी भी पोयम में, वो क्या कहलाती है आपकी? एल्यूजन। कि भाई यहाँ पे जो हुआ है एल्यूजन यूज किया गया, एल्यूजन वाला पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज हुआ है। समझ आ गया? देख लो एक बार, आ जाओ नेक्स्ट। अब है एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या है भाई? एनाफोरा इज अ रेटोरिकल डिवाइस यूज्ड टू एम्फेसाइज मीनिंग while adding rhythm to a passage। अब क्या हो रहा है कि भाई मीनिंग भी देगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी अनशन चल रहा है और रिदम बनाने के लिए डाल दो, तो नहीं, रिदम भी बरकरार है और उसका एक मीनिंग भी निकल के आएगा लाइन का। तो वो क्या होता है आपका? एनाफोरा। Its repetition can set a tone, rally a crowd and focus attention on the points। तो भाई जब ये कोई चीज का मीनिंग दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे तुम्हारा अटेंशन ड्रॉ कर रहा है ना। तो जो ऐसी वाली लाइंस होती है ना जिसमें आपका अटेंशन कहीं ड्रॉ हो रहा है, कोई रिदम बन रही है साथ में, वो क्या होते हैं आपके? एनाफोरा। जैसे देखो इसमें जेडी सेलिंगर ने कब क्या यूज किया है, देखो ये यूज हुआ है यहाँ पे, इट रेन्ड ऑन हिज लाउजी टम्बस्टोन एंड इट रेन्ड ऑन द ग्रास ऑन हिज स्टमक, इट रेन्ड ऑल ओवर द प्लेस। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, तुम्हारा जो सारा ध्यान है ना वो कहाँ डाला गया है? बारिश की तरफ। कि देखो हर जगह बारिश हुई है। कहाँ कहाँ बारिश हुई है भाई? लाउजी टम्बस्टोन पे हुई है, घास में हुई है, और हर जगह बारिश हुई है। तो ये जो बार बार रिपीट होके जो तुम्हें ये अटेंशन दे रहा है ना, मेंशन कर रहा है बार बार इस पॉइंट को, ये तुम्हारा क्या होता है? एनाफोरा। इसका एक एग्जांपल देखो, जो बर्नार्ड ने लिखी है आई रिमेम्बर, उसमें से देखो एक ये पैरा है। I remember when 1 year in Tulsa, by some freak of nature, we were invaded by millions of grasshoppers for about 3 or 4 days. I remember downtown whole sidewalk areas of solid grasshoppers. I remember a shoe store with a big, और जो भी आगे की पोएम है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बार बार फोकस आ रहा है कि भाई मुझे याद है, हाँ मुझे याद है, वो वाली चीज पे फोकस आ रहा है बार बार। ठीक है, ये इस तरीके से आपका होता है एनाफोरा। क्लियर? अब आता है एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी क्या है? एनाफोरा का जस्ट ऑपोजिट है। किस तरीके से? वो देखो, इट इज द रेटोरिकल रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द एंड। अब देखो पहले वाले में क्या था? पहले वाले में बिगिनिंग में सब कुछ, देखो स्टार्टिंग में ही है ना। यहाँ पे सब कुछ क्या है? स्टार्टिंग में है। तो एपिस्ट्रॉफी में क्या होगा? सब कुछ एंड में जा रहा है ना। सेंटेंस या जो भी क्लॉज या आपका जो भी फ्रेज है उसके एंड में आ रहा है। क्लियर? तो देखो, एंड द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना, शेल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ। तो देखो हर क्लॉज फ्रेज के जो है बाद में आ रहा है, तुम्हारा एंड में आ रहा है। द पीपल जो वर्ड आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एंड में आ रहा है ना, एंडिंग में, इसीलिए। वैसे एक और देखो, जॉन एफ कैनेडी का है, फॉर नो गवर्नमेंट इज बेटर देन द मैन हु कंपोज इट, एंड आई वांट द बेस्ट एंड वी नीड द बेस्ट एंड वी डिजर्व द बेस्ट। तो यहाँ पे देखो सब एंडिंग में, बस इतना ही डिफरेंस है। जहां पे रिपीटेशन जो है ऐसे फ्रेजेस वर्ड्स का आगे की तरफ हो रहा हो, स्टार्टिंग में हो रहा, वो तुम्हारा एनाफोरा हो जाता है, और जहां पे एंड में हो रहा तुम्हारे किसी क्लोज फ्रेज या सेंटेंस के, तो वो तुम्हारा क्या हो जाता है? एपिस्ट्रॉफी। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट देखो, एंटीथीसिस, यूज ऑफ अपोजिट वर्ड इन क्लोज प्लेसमेंट, इट पेयर्स एग्जैक्ट ऑपोजिट और कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज बाय यूटिलाइजिंग द पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, एक ही तुम्हारा जो भी सेंटेंस या पैराग्राफ या स्टेंजा है, उसमें क्या होगा, दोनों वर्ड्स एक साथ आ रहे होंगे जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, जिससे मीनिंग भी निकल के आ रहा होगा चीज को, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी बरकरार है, तुम्हारा कोई एरर भी नहीं आ रहा। समझ आया? कहने का मतलब क्या है कि अगर गुड है तो उसमें ईविल भी आ रहा है ना, ऑपोजिट उसी के साथ, और एक मीनिंग निकल के आ रहा है। देखो जैसे
वी ऑब्जर्व टुडे नॉट अ विक्ट्री ऑफ पार्टी बट अ सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम। आज हमने सिर्फ जीत नहीं देखी, आज हमने आजादी की भी सेलिब्रेशन की है, सिंबलाइजिंग एन एंड एज वेल एज अ बिगिनिंग, है ना। बिगिनिंग और एंड, बिगिनिंग होती है शुरुआत, एंड होता है आखिर। तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन देखो एक साथ आ गए। और क्या बोला जा रहा है, सिग्निफाइंग रिन्यूअल एज वेल एज चेंज। तो एंड तो क्या कर रहा है कि भाई जो भी पुरानी जो भी चीजें थी अब वो बदल कर नहीं की जाएंगी, है ना, उनको उनकी जगह नई और अच्छी इंप्रूव्ड वेज लाई जाएंगी। तो चेंज आ रहा है और साथ में रिन्यूअल हो रहा है, क्योंकि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, बिगिन हो रहा है, कुछ नया, पुराना खत्म हो रहा है, नया शुरू हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पूरा मीनिंग निकल के आ गया तुम्हारी बात का। तो इस तरीके से जब दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स या दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज करके कोई मीनिंग निकालते हैं, वो आपके किस में आते हैं, एंटीथीसिस में। देखो इसका एक और एग्जांपल है, ब्यूटी एंड द बीस्ट इज बेस्ड ऑन एंटीथीसिस। बेले इज द पिक्चर ऑफ ब्यूटी एंड द बीस्ट इज द एपिटॉम ऑफ अगलीनेस। एपिटॉम का भी मीनिंग पिक्चर ही होता है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्यूटी एंड द बीस्ट आई गेस सबने पढ़ी भी होगी और मूवी देखी भी होगी, है ना। उसमें क्या होता है कि भाई एक तो इतनी खूबसूरत सी लड़की होती है जो क्या शो करती है, खूबसूरती शो करती है, और दूसरी तरफ अगर तुम एक बीस्ट को देखो तो वो कैसा लगता है, बिल्कुल भद्दा अगली सा। बट फिर भी दोनों एट द एंड जो होते हैं साथ आ जाते हैं एक दूसरे के, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो कॉन्ट्रास्टिक वर्ड्स थे हमारे, एक ब्यूटी और एक अगलीनेस, दोनों लेकिन फिर भी एक मीनिंग दे रहे हैं तुम्हें। तो जब ये ऐसे ऑपोजिट या कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड आते हैं किसी सेंटेंस में साथ में, तो समझ जाना भाई कि क्या यूज हो रहा है, एंटीथीसिस यूज हो रहा है। क्लियर, एंटी से ही समझ लो ऑपोजिट। अब है असोनेंस, द रिपीटेशन ऑफ अ सेम वॉवल साउंड विद इन अ सेंटेंस, है ना। वॉवल का जो साउंड है, मतलब ए ई आई ओ यू, वॉवल क्या क्या होते हैं हमारे, इनका जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है ना। अब देखो किस चीज पे ज्यादा फोकस देना है तुम्हें, कि जो साउंड है, जैसे डबल ओ का जो साउंड है कैसा आता है, ऊ करके साउंड आता है ना, उस पे ज्यादा फोकस देना है। ऐसा नहीं कि ओ आ रहा है तो ऊ और ओ दोनों मिला दो, नहीं, साउंड पे ज्यादा ध्यान देना है, साउंड की रिपीटेशन पे ज्यादा ध्यान देना है, नॉट द डिफरेंट लेटर्स यूज टू प्रोड्यूस दैट साउंड, है ना। तो तुम्हें लेटर पे ध्यान नहीं देना है, तुम्हें साउंड पे ध्यान देना है। क्लियर, समझ रहे हो मेरी बात क्या है। देखो एसोनेंस इन्वॉल्व्स द रिपीटेशन ऑफ ओनली वोवल साउंड्स। अब है ना, देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर तुम ऐसे तुम बोलोगे कि भाई एलिट्रेशन भी तो मैम रिपीटेशन ही था, तो एक चीज याद रख लेना कि डिफरेंस क्या हो रहा है। एलिट्रेशन में हम कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहे थे, है ना, टंग ट्विस्टर वाली जो चीज थी, बैटी बॉट द बटर बट द बटर वाज बिटर, बैटी मोट मोर बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। तो देखो पूरा बी का साउंड आ रहा था, है ना, उसमें भी तुम्हें साउंड पे ही ध्यान देना है ना। लेकिन यहाँ पे वॉवल की बात हो रही है, वॉवल के साउंड पे ध्यान देना है, वॉवल से ज्यादा तुम्हें उसके साउंड पे ध्यान देना। मतलब ए है तो अ, ओ, ऊ, या जो भी साउंड आ रहा है उस तरीके से ध्यान देना। तो यहाँ पे एलिट्रेशन और असोनेंस का इसलिए मैंने यहाँ डिफरेंस बताया है तुम्हें, है ना। अब देखो, हियर द लार्क एंड हार्कन टू द बार्किंग ऑफ द डार्क फॉक्स गॉन टू ग्राउंड, है ना। तो देखो ये किस कहाँ से, ये ग्रैनचेस्टर मीडोज है, जिस किसने लिखी, पिंक फ्लॉयड ने लिखी है। उसमें से हमने एक छोटा सा लाइन निकाली है तुम्हें समझाने के लिए। तो देखो आवाज कौन सी आ रही है, आ से आम की आ रही है, तो तुम्हें इस पे ध्यान देना है, समझ आया। अब देखो, ओ रोमियो रोमियो, वेयर फॉर आर्ट दो रोमियो। अब तुम बोलोगे मैम ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम आवाज पे ध्यान दे रहे हैं, ओ पे आवाज पे ध्यान दे रहे हैं हम, है ना। तो देखो यहाँ पे भी ओ आ रहा है, आउ नहीं है, ये ओ है, ओ से ओखली, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, और यहाँ पे भी ओ है। तो तुम्हें साउंड पे ध्यान देना है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो दोनों मिलके ही साउंड दे रहे हैं, तो तुम्हें ये दोनों को कंक्लूड करना है। समझ आई कहने का मतलब, वॉवल पे उसके लेटर पे ध्यान नहीं देना, उसकी साउंड पे ध्यान देना है। समझ आ गई। इस तरीके से जो होते हैं, जो इस तरीके वाले होते हैं, वो तुम्हारे कौन से में आते हैं, असोनेंस में आते हैं। क्लियर हो गया, इतनी चीज समझ आ गया। चलो अब asyndeton, a writing style in which conjunctions are omitted between words, phrase or clauses yet maintain grammatical accuracy.
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जो है ना, कंजक्शंस क्या होते हैं, जो दो वर्ड्स जोड़ते हैं ना, जैसे एंड हो गया, है ना, एंड क्या है हमारा, एक कंजक्शन है जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंस सॉरी जोड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या करता है, ओमिट करना मतलब उसको हटाई देना, मिस कर देना बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जैसे अपना एग्जाम्पल में एन एम्प्टी स्ट्रीम, अ ग्रेट साइलेंस, एन इम्पेनिट्रेबल फॉरेस्ट। तो यहाँ पे देखो ये जो यूज हो रहा है हमारा कॉमा, है ना, ये जो हमारा कॉमा यूज किया है हमने यहाँ पे, है ना, हर जगह पे देखो ये क्लियर, ये यूज करने से हमने क्या किया, एंड हटा दिया, वरना हम क्या करते, एंड लिखते, एन एम्प्टी स्ट्रीम एंड ग्रेट साइलेंस एन इम्पेनिट्रेबल फॉरेस्ट, फिर नीचे वाली लाइन में आते थिक एंड वार्म एंड हैवी एंड स्लगिश, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वो जो एंड है ना, जो हमारा एंड है उसको क्या करा हमने, ओमिट कर दिया और क्या करा, कॉमा लगा दिया, है ना। तो जो ऐसे वाले आते हैं ना, जब ऐसी वाली लाइंस में ऐसे वर्ड्स आते हैं ना और ये चीज होती है, तो वो तुम्हारी क्या होती है, असिंडी टोन। जैसे इट इज अ नॉर्दर्न कंट्री, दे हैव कोल्ड वेदर, दे हैव कोल्ड हार्ट्स, है ना, एंड की जगह मैंने क्या करा, ये कॉमा पुट कर रखा है। तो ये जो कॉमास लग रहे हैं ना, ये तुम्हारे क्या हो जाते हैं, असिंडी टोन, जहां पे तुमने एंड हटाकर कॉमा लगा दिया। समझ आ गया इतना। अब देखो कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स के नाम से ही समझ आना चाहिए, कॉन्सोनेंट के साउंड की बात हो रही है कि अब रिपीटेशन किसका होगा, कॉन्सोनेंट के साउंड का होगा। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, मिड में, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, कहीं भी हो सकता है। द फोकस इन द यूज ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज ऑन द साउंड मेड बाय कॉन्सोनेंट एंड नॉट नेसेसरी लेटर्स देमसेल्फ। यहाँ पे जो साउंड आ रहा है ना, उस पे ध्यान देना, लेटर्स पे ध्यान नहीं देना। जैसे ऑड्स एंड एंड्स, है ना, बेस्ट एंड बेट, टी एंड टोस्ट। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा जो साउंड है ना, उस पे ध्यान देना तुम्हें। जैसे ऑड्स एंड एंड्स, इसकी साउंड सुनो, ड की साउंड आ रही है सब में, ऑड्स एंड एंड्स, तो कौन सी साउंड आ रही है सब में, ड की साउंड आ रही है, इस पे ध्यान देना है। बेस्ट बेट, किसकी साउंड आ रही है, देखो इसमें बी और टी की, है ना, बेस्ट और बेट दोनों में बी और टी की साउंड आ रही है। वैसे टी एंड टोस्ट, तो किसका साउंड आ रहा है यहाँ पे, टी और टी का, तो टी एंड टोस्ट। तो तुम्हें ध्यान किस पे देना है कि जो साउंड आ रहा है, जैसे ट का साउंड आ रहा था इसमें, क्लियर। यहाँ पे तुम्हें ये नहीं ध्यान देना है कि भाई ये तो ई आ रहा है और उधर ओ आ रहा है। यहाँ पे तुम्हें ध्यान क्या देना है, कॉन्सोनेंट के साउंड पे, वॉवल के साउंड पे ध्यान नहीं देना है। वॉवल के साउंड के हिसाब से तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टी हो रहा है और यहाँ पे टो हो रहा है, इस पे ध्यान नहीं देना है। तुम्हें सिर्फ ये जो आगे चीज लग रही है ना, ट वाली, इस पे ध्यान देना है। समझ आ गया किस तरीके से करना है, सिर्फ कॉन्सोनेंट के साउंड पे ध्यान देना है, उसके साथ जो वॉवल लग के साउंड आ रहा है उस पे ध्यान नहीं देना है। क्लियर हो गई चीज, समझ आ गया इतना कि कॉन्सोनेंट्स में क्या हुआ, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, इमेजरी। इमेजरी से ही समझ आ गया, कोई इमेज बनना, कोई इमेजिनेशन आना, है ना। जैसे द क्रिएशन ऑफ एनी सेंसरी इफेक्ट लाइक विजुअल एंड ऑडिटरी। कोई तुम्हें जैसे अब हम पोएम पढ़ते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क इट इज, या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो क्या तुमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दिन में देख लिए, नहीं, लेकिन तुम्हारे माइंड में इमेज बन जाती है कि हाँ भाई स्टार्स जो है वो ट्विंकलिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये जो चीजें होती है ना, ये जो इस तरीके से पोएट्स पोएटिक डिवाइसेस यूज करते हैं जिससे हम हमारी इमेजिनेशन में चीजें क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें कहाँ आती हैं, आपकी इमेजरी में, है ना। देखो इसमें बहुत सारे, जैसे हमने बोल दिया द फूड वॉज डिलीशियस या द शुगर वॉज स्वीट, तो तुमने क्या इमेजिन किया कि हाँ भाई शुगर कैसी है, मीठी है ना। इस तरीके से जो होता है ना, तो तुमने यार टेस्ट का भी ध्यान दिया। तो ये जो सारी चीजें, इसमें देखो क्या क्या आता है, साइट देखना, तुम्हें बोल दिया कि भाई ब्यूटीफुल सा पूरा वहां पे लैंडस्केप है, तो तुमने इमेजिन कर लिया हाँ भाई ब्यूटीफुल। अब उसमें तुम्हें बोल दिया ट्रीज हैं, ग्राउंड है, ग्रीन ग्रास है, तो तुम इमेजिन करना शुरू कर दोगे। टेस्ट है, तो टेस्ट में तुम्हें बोल दिया कि भाई जो शुगर इज स्वीट या डोनट इज स्वीट, तो तुम इमेजिन करना शुरू कर दोगे कि हाँ भाई मीठा होगा, है ना। फिर स्मेल की बात करें तो द फ्लावर्स वर स्मेलिंग सो गुड, या फिर ये जो परफ्यूम है ना, ये इस तरीके से स्मेल कर रहा था, लिली की स्मेल आ रही थी, रोज की स्मेल आ रही थी, तो तुमने क्या किया, स्मेल फील करना शुरू कर दी कि हाँ भाई गुलाबों की स्मेल आ रही होगी परफ्यूम में से। ऐसे ही साउंड की भाई, जैसे ना उसने ड्रम बजाया तो थम करके आवाज आई,
हैमर गिरा तो आवाज़ आई, है ना? या फिर वो हील से चली तो टिक-टॉक टिक-टॉक आवाज़ आई थी। तो तुम वो चीज़ें क्या करते हो, इमेजिन करना शुरू कर देते हो। ऐसे वर्ड्स, ऐसे पोएटिक डिवाइसेस यूज़ होते हैं, वो तुम्हारे किस में आते हैं, इमेजरी में। इसमें जो है साथ-साथ इमोशन एंड फीलिंग्स भी आ जाती है, जैसे रोमांटिक, सैड या हार्ट ब्रोकन, जो भी है एक्स वाई जेड, जिनसे क्या होता है लोग रोने भी लगते हो, कहते हैं ना हम, यार ये नॉवल बहुत इंटेंस है, ये नॉवल बहुत सैड है, ये नॉवल बहुत फनी है। तो वो इमोशंस कैसे आ रहे हैं, जब उसमें वो वर्ड्स, वो पोएटिक डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, तभी आ रहे हैं, है ना? समझ आई ये चीज? देखो, हर लिप्स टेस्टेड एज स्वीट एज शुगर, है ना? तो उसके लिप्स कैसे टेस्ट कर रहे थे, जैसे कैसे हो, चीनी जैसे मीठे हो। तो तुमने यहाँ इमेजिन करना शुरू कर दिया, हाँ भाई चीनी जैसे मीठे। फिर आई केम इनसाइड बिकॉज द हाउस स्मेल्स लाइक अ चॉकलेट ब्राउनी। हाउस की खुशबू कैसे आ रही थी, जैसे कि चॉकलेट ब्राउनी की खुशबू आ रही हो, है ना? इस तरीके से बात हुई। वेरोनिका वाज ड्रेस्ड टू इम्प्रेस। वेरोनिका ने जो कपड़े पहन रखे थे वो इसलिए पहन रखे थे कि वो सामने वाले को इम्प्रेस कर सके। द स्कैंटी स्कारलेट लेस ड्रेस क्लंग टू एवरी कर्व। यहाँ पे देखो तुम्हें पूरा दे दिया कि भाई उसकी ड्रेस कैसी थी, लेस वाली ड्रेस थी, ऐसी होती है ना थोड़ी सी नेट टाइप की, वैसी वाली ड्रेस थी जो उसकी पूरी बॉडी पे गिर रही थी। तो तुमने पूरा इमेजिन कर लिया, हाँ भाई उसने किस तरीके से कपड़े पहने होंगे। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जो तुम्हें इमेजिन करने पे मजबूर कर देते हैं, वो होते हैं तुम्हारे इमेजरी, है ना? अब आ जाओ इन्वर्जन। इन्वर्जन से समझ जाओ, कुछ उल्टा कर दिया होगा, है ना? तो इट इज ऑल्सो नोन एज एनास्ट्रॉफी। द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज रिवर्स्ड, है ना? जो नॉर्मली चल रहे हैं वर्ड, उसका बिल्कुल रिवर्स कर देना, है ना? जैसे इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर इफेक्ट ऑफ एम्फेसिस, इट रेफर्स टू द रिवर्सल ऑफ सिंथेटिकली करेक्ट ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स, वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। देखो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक्टिव और पैसिव वॉइस वाली चीज खेली जाती है। जैसे अगर हम नॉर्मली क्या बोलेंगे, आई वॉज शॉक्ड, लेकिन हमें इसको क्या करना है, रिदम के साथ अगर बिठाना है, तो हमने क्या बोला, शॉक्ड आई वॉज। मीनिंग वही निकला कि भाई मैं ही शॉक्ड हुआ था, है ना, मैं ही चौंका था। लेकिन हमने क्या किया, जो सिंथेटिकली करेक्ट था उसको रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आई वॉज शॉक्ड को मैंने क्या कर दिया, रिदम में, टोन में बिठाने के लिए शॉक्ड आई वॉज। मैं तुम्हें एक चीज बताई चुकी कि पोएटिक डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, है ना? उनको अगर कुछ तोड़ना मरोड़ना है अपनी रिदम, अपनी राइमिंग के हिसाब से, तो पोएट्स के पास वो होती है चीज, तो ये कर सकते हैं, वो चीज उनका गलत नहीं माना जाता, है ना? वैसे एन एक्सीलेंट डिसीजन शी मेड देयर। अब अगर हम नॉर्मली बोले तो हम क्या बोलेंगे, शी मेड एन एक्सीलेंट डिसीजन देयर, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, राइम में बिठाने के लिए, रिदम में बिठाने के लिए हमने क्या बोल दिया, एन एक्सीलेंट डिसीजन शी मेड देयर। तो इस तरीके से क्या किया, थोड़ा सा वर्ड का रिवर्स करके, तोड़ मरोड़ के रिदम में बिठाने के लिए हमने जो यूज किया है, वो आता है तुम्हारा इन्वर्जन में। क्लियर हो गया? अब देखो हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या है, इट इज अ ग्रीक वर्ड फॉर ओवरकास्टिंग। ओवरकास्टिंग, कोई भी चीज ओवर होना, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताई जाना, है ना? कोई भी चीज, जब भी हम किसी चीज में बोलते हैं तुम तो बहुत ओवर स्मार्ट हो रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, मतलब जरूरत से ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा रहे हो, है ना? तो यहाँ पे वही चीज है, द यूज ऑफ एग्जेजरेशन टू ले एम्फेसिस, मतलब जोर डालने के लिए जो खींचा गया है ना, जो जोर मतलब इतना बड़ा चढ़ाकर बोला गया है ना, वो वाली चीज। जैसे ही सॉ हिज चाइल्डहुड फ्रेंड आफ्टर एजेस, जैसे भाई सदियां निकल गई उसके बाद देखा है, हुए साल ही होंगे, है ना? हुए साल ही होंगे, 2 साल 10 साल ज्यादा से ज्यादा, है ना? और कैसे बताया गया हमें कि भाई सदियों बाद देखा है उसने उसे, तो कितना बढ़ा चढ़ा के बोला गया। वैसे द वेदर वाज हॉट दैट लिटरली एवरीथिंग वाज ऑन फायर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी फिगर ऑफ स्पीचेस है ना, जो हम पोएटिक डिवाइसेस की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो लिटरल मीनिंग ही बदल दिया जा रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा घर में आग लगी हुई और तुम वहां खड़े हो और उसे फील कर रहे हो कि भाई आग लगी हुई है घर में? नहीं, लेकिन तुमने यहाँ पे क्या किया, कंपेयर कर दिया कि भाई इतना गर्म था वेदर, इतना गर्म था वेदर कि भाई ऐसा लग रहा था कि सब चीजों में आग लगी हुई है। तो कितना बढ़ा चढ़ा के बोला गया और कितना किस तरीके से कंपेयर किया गया कि लिटरल मीनिंग ही बदल दिया गया। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि भाई वेदर में आग लग गई इसलिए गर्म है, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए बात की गई है। वैसे देखो नेक्स्ट, बिकॉज ओzymandias रिफर हिमसेल्फ एज किंग ऑफ किंग्स, मैं राजाओं का राजा हूँ। कभी होता है ऐसा कि भाई किसी राजा के ऊपर भी कोई राजा है? कभी होता है ऐसा? नहीं होता, एक ही राजा होता है, फिर उसके नीचे बाकी सारे डेजिग्नेशंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि भाई जो ओzymandias है वो क्या है,
राजाओं का भी राजा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे ऐसे बढ़ा चढ़ा के एग्जेजरेट करके बताया गया है। समझ आ गया, लिटरल मीनिंग ही चेंज हो गया और साथ में चीज बढ़ा चढ़ा के बता दी गई। तो वो काम कहाँ होता है? हाइपरबोल में। हाइपर से और ओवर से समझ जाओ, हाइपर से और ओवर से समझ जाओ कि चीज जो है बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही है। समझ आ गया? वैसे ही मेटाफर, इट इज indirect comparison by highlighting a particular quality of two things that are unrelated but which share some common characteristic। दो चीजें जो बिल्कुल अलग है ना, लेकिन कुछ चीज उसमें एक आध कॉमन निकल आई, ऐसी चीजों का कंपेयर किया गया इनडायरेक्टली, है ना। जैसे हर वॉइस इज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जो उसकी जो वॉइस है वो उसे हैप्पी कर रही है ना। हर वॉइस इज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, हर वॉइस, यहाँ ये नहीं बोला गया कि वो गा रही है। जैसे तुम्हें मेरी वॉइस अच्छी लगती है ना, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैम आपकी आवाज बहुत अच्छी है, तो तुम्हारे लिए क्या हुई, माई वॉइस इज म्यूजिक टू योर ईयर्स, बट इट डजेंट मीन कि मैं यहाँ गा रही हूँ, मैं तो पढ़ा रही हूँ, है ना। इस तरीके से बात की जाती है जो बिल्कुल रिलेट नहीं करती बट एक कॉमन मीनिंग निकल के आ जाता है। जैसे वॉइस और म्यूजिक में क्या कॉमन है? साउंड, है ना। वैसे लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर और मेडिसिन का कोई कनेक्शन ही नहीं है। लाफ्टर क्या है? हमारा इमोशन है, और मेडिसिन क्या है? दवाई है। लेकिन हंसने को क्या बोला गया है कि भाई सबसे अच्छी दवाई है, मतलब खुश रहो। इसका मतलब क्या होगा, तुम खुश रहोगे ना अंदर से तो तुम्हें कोई बीमारी होगी नहीं, तुम स्ट्रेस नहीं लोगे। इस तरीके से बात की गई। दोनों चीजें बिल्कुल रिलेट नहीं करती, बट दोनों से क्या हो रहा है, एक कॉमन चीज निकल के आ रही है कि तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी। हंसोगे, खुश रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी, और अगर इन केस कुछ है तो मेडिसिन लोगे तो भी अच्छे रहोगे। तो दोनों से क्या हो रहा है, तुम्हारी हेल्थ पे बात आ रही है। टाइम इज मनी, टाइम और मनी का कोई कनेक्शन नहीं है ना। टाइम अलग चीज है, मनी अलग चीज है। लेकिन टाइम इज मनी क्यों बोला गया है? टाइम इज मनी इसलिए बोला गया है कि भाई वक्त बर्बाद करोगे तो कमाओगे नहीं, और जितना वक्त उस चीज में लगाओगे उतना अच्छा कमाओगे। तो यहाँ पे किस पे बात आ गई? वेल्थ पे बात आ गई। इस तरीके से दो चीजें जो रिलेट नहीं करती उनका एक कॉमन सब्जेक्ट निकाल दिया जाता है और उन्हें यूज किया जाता है, तो वो चीज होती है तुम्हारी मेटाफर। क्लियर? अब होता है भाई हमारा एनोमेटोपिया। एनोमेटोपिया क्या है? अ वर्ड विच इमिटेट्स द नेचुरल साउंड ऑफ अ थिंग। इट इज द यूसेज ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब होता है ना, वो देगा टीवी सीरियल, नहीं नहीं नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, साथ में धूमता ना ना ना, धूमता ना ना, वो साउंड चलता है ना, करेक्ट। तो उससे क्या होता है भाई, एक इफेक्ट क्रिएट होता है, भाई कुछ बहुत इंटेंस चल रहा है, कुछ बहुत इंटेंस। देखा ना, हमारी मम्मियाँ घुस जाती है टीवी में, क्या होने वाला है यार, ओह शिट क्या होने वाला है, ऐसा होता है ना। तो ये क्यों होता है कि भाई पीछे साउंड ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है कि मजबूर हो जाता है इंसान, उस चीज में इंटेंसली घुस जाता है ना। तो वो जो चीज क्रिएट हो रही है ना, वो तुम्हारा क्या है? एनोमेटोपिया। अब देखो भाई, वो तो चलो वीडियो की बात है, हमारी पोयम में, हमारी नॉवेल्स में, हमारे कोई भी लिटरेचर जो है उसमें कैसे यूज हो रहा है। तो उसमें देखो क्या हुआ, द बेस्ट पार्ट अबाउट म्यूजिक क्लास इज दैट यू कैन बैंग द ड्रम, मतलब बजा दो, है ना। तो किसी के लिए कि भाई म्यूजिक क्लास में सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई बजा दो, बैंड बजा दो, इस तरीके से। द लार्ज डॉग सेड बाव बाव, जो बड़ा कुत्ता था उसने कैसे भौंका, बाव बाव। तो उसका साउंड से तुम्हें पता चला कि हाँ भाई उसने इस तरीके से भौंका। वैसे ही भी रोस्टेड मार्शमेलो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी तो बोल सकते थे बार्क, लेकिन हमने क्या किया, बाव बाव डाला थोड़ा सा और उस पर इम्फेसिस करने के लिए। वैसे भी रोस्टेड मार्शमेलोज ओवर द क्रैकलिंग फायर। क्रैकलिंग फायर, जब तुम उसमें देखा ना, कभी भी हम कोई चीज सेकते हैं तो क्रैकल क्रैकल वाली आवाज आने लगती है, तो उससे क्या गया, चीज को और मतलब फायर पे जो है और इम्फेसिस बना, है ना, और उस पर अटेंशन गया कि फायर कैसी थी, क्रैकलिंग फायर थी, जिससे क्या हुआ, थोड़ा सा ड्रामेटिक हो गया इफेक्ट। इस तरीके से बात होती है। तो वो सारी जो बात होती है वो किस में होती है? एनोमेटोपिया में। क्लियर? फिर आता है तुम्हारा ऑक्सीमोरन, इन विच टू ऑपोजिट आइडियाज आर जॉइंट टू मेक एन इम्पैक्ट, है ना। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि दो ऑपोजिट आइडियाज को मिलके एक इम्पैक्ट बना दिया जाता है। जैसे कि भाई जो वर्ड्स है ना वो ऑपोजिट नहीं है एक जैसे कि किसमें, एंटीथेसिस। अब देखो तुम बोलोगे मैम एंटीथेसिस में भी तो यही हो रहा था कि दो ऑपोजिट वर्ड थे और उनको जो है क्या करा, यहाँ पे दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं और उनको जोड़कर एक इम्पैक्ट दिया गया है। तो वहां पे देखो बिल्कुल ऑपोजिट है, ब्यूटीफुल और अगली, है ना, यही हुई बात। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, इसका मतलब है कि बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है, लेकिन अगर तुम इसको ऐसे देखो ना तो तुम्हें ऑपोजिट लगे। देखो जैसे ओपन सीक्रेट,
अगर सीक्रेट ओपन ही हो तो क्या वो सीक्रेट रहेगा? नहीं रहेगा ना। सीक्रेट क्या होता है? दो लोगों के बीच है, बिल्कुल एक बंद चीज होती है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया ओपन सीक्रेट, तो वर्ड देखो ऑपोजिट नहीं है। सीक्रेट का ऑपोजिट ओपन नहीं होता और ओपन का ऑपोजिट सीक्रेट नहीं होता। समझ आ रही है ना चीज? ओपन का क्या होता है? क्लोज, और सीक्रेट का क्या हो सकता है? पब्लिक या कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखो वर्ड अपोजिट नहीं है, लेकिन ऐसे वर्ड्स लिए हैं जो अटपटे लग रहे हैं साथ में, लेकिन एक इम्पैक्ट निकल के आ रहा है। जैसे हो गया रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलरली इरेगुलर, मतलब कि भाई वो रोज ही इरेगुलर है, मतलब वो रोज ही नहीं आ रहा है। इस तरीके से बात करके मैंने एक इम्पैक्ट बनाया। ओरिजिनल कॉपीज, मतलब इस डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी चाहिए मुझे, इस तरीके से इम्पैक्ट बनाया गया। लिक्विड गैस, लिक्विड गैस, लिक्विड का ऑपोजिट वैसे क्या होना चाहिए? सॉलिड, आइस, है ना। लिक्विड गैस, तो ये इस तरीके से ऑपोजिट है कि हाँ भाई कैसे साथ में यूज आ रहे हैं, इस तरीके से बात हो रही है यहाँ पे। समझ आ गया? यहाँ पे लिक्विड गैस इस तरीके से बात हो रही है। तो ये जो ऐसे वाले जो वर्ड्स है ना, वो कहाँ यूज होते हैं? ऑक्सीमोरॉन में। क्लियर? अब आता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? इन विच अ थिंग, एन आइडिया और एन एनिमल इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। मतलब पर्सोनिफिकेशन में क्या होगा कि उसे एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है ना, एक आदमी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जो भी चीज है, चाहे एनिमल है, चाहे कोई भी चीज है, उसको एक आदमी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और उसको जो है कैसे बोला जा रहा है कि भाई इसमें जो ह्यूमन वाली चीजें आ गई, ह्यूमन नेचर आ गया, चलना फिरना, ये वाली जो सारी चीजें हैं वो आ गई। देखो कैसे the non-living things are expressed in such a way that we feel they have the ability to act like human beings। जैसे विंड हुई, है ना, या फिर हमने वो पढ़ा था चैप्टर, पोयम पढ़ी थी, उसमें अगर हम ट्रीज की बात करें तो ब्रांचेस वर क्रैप्टिंग, है ना, टूवर्ड्स विंडो। तो क्या ऐसा होता है? वो तो नॉन लिविंग थिंग है ना। बट क्या हो रहा है? हम ब्रांचेस की बात कर रहे हैं ना, एक तरीके से ब्रांचेस क्या है? कोई वो खुद से ऐसे मूवमेंट तो नहीं दे रही है ना। लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पर कि भाई अगर हम इसे पोएम में पढ़ें तो हमें क्या लगा कि भाई ब्रांचेस जो है मूव करे, तो यहाँ पे क्या हुआ? उसे एक ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दिया गया, है ना। वो वाली बात हो रही है। जैसे द वॉचफुल नाइट विंड एज इट वेंट, तो रात को जो हवा चल रही थी उसको कैसा बताया गया? वॉचफुल, मतलब वो देख रही है सब चीजें। वैसे क्रीपिंग अलोंग फ्रॉम द टेंट टू टेंट, और जो हवा है ना वो क्या कर रही है? क्रीपिंग अलोंग फ्रॉम द टेंट टू, मतलब इधर से उधर चढ़ रही है या जा रही है, इंसानों की तरह या एनिमल्स की तरह ऐसे हो रहा है। एंड सीमिंग टू विस्पर ऑल इज वेल, क्या तुम्हें लगता है कि एक नॉन लिविंग थिंग बात कर सकती है? लेकिन यहाँ हमने पोएम में इसे इस तरीके से दिखाया है कि भाई जो विंड है वो तुम्हारे कानों में खुसफुसा रही है, ऑल इज वेल, है ना। तो क्या किया जाता है कि ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स को या एनिमल्स को क्या कर दिया जाता है? ऐसी एबिलिटीज दे दी जाती है, उनके बारे में ऐसा लिख दिया जाता है कि ऐसा लगता है कि भाई इंसान ही है, इंसान की तरह ही बात कर रही है, इंसान की तरह ही चढ़ रही है, चल फिर रही है, वो वाली चीज आ जाती है। देखो व्हेन ही केम आउट ऑफ हिज हाउस, sorry, when he came out of the house of his deceased friend, everything looked to him to be weeping। मतलब सब चीजें वहां पे जो उसके घर से जब वो बाहर निकल के आया उसके दोस्त के जो, है ना, तो क्या हुआ यहाँ पे? उसे हर चीज कैसी लग रही थी? कि रो रही है। बट क्या नॉन लिविंग थिंग रो सकती है? हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है क्या वो रो सकता है? नहीं। बट यहाँ पे क्या हुआ? हमें दे दिया गया, ऐसे ऐसे दिखा दिया गया। तो ये जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? आपकी पर्सोनिफिकेशन होती है। जैसे जहाँ पे कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसे एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। फिर आता है हमारा रिफ्रेन। रिफ्रेन क्या है? कोई वर्स, लाइन, सेट या ग्रुप ऑफ लाइन है जो रिपीट होती है रेगुलर इंटरवल में डिफरेंट स्टैंजास में। जैसे कि देखो, व्हाई आर दे हियर, वेयर हैव दे कम फ्रॉम, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड, व्हाई आर दे हियर। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो पूरा सेट ऑफ लाइन ये थी, ये सेट ऑफ लाइन नहीं है, ये हमारा क्या है? एक लाइन है या एक वर्स है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो ये रिपीट हो रहा है। अब ये हर जगह रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होगा। मतलब चलो ये इस स्टेंजा में आ गया 2 बार, अब नेक्स्ट फिर वो स्टार्टिंग में और एंड में आ जाएगा। तो ये जो चीज रिपीट हो रही है ना इस तरीके से रेगुलर इंटरवल के साथ, वो तुम्हारी होती है रिफ्रेन। जैसे देखो ये वाला, आई डू सी द ग्लोरी ऑफ मॉर्निंग, सच अ लवली ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स, प्लीज मी, आई डू सी द ग्लोरी ऑफ मॉर्निंग। तो यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, ये जो था हमारा पूरा, ये यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे रिपीट हो रहा है। तो ये जो इस तरीके से रिपीटेशन होती है ना पूरी पूरी लाइन की, है ना, वो आपकी कहाँ पे आती है? वो आती है आपकी रिफ्रेन में। समझ आ गया?
आ जाओ नेक्स्ट। अब होती है rhyme. It is the pattern of rhyme that comes at the end of each verse or line in poetry. In other words, it's the structure of end words of a verse or line that a poet needs to create when writing a poem. जैसे वही twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, है ना? तो स्टार और आर क्या कर गए, राइम कर गए। तो वो क्या हुआ, उस लाइन में जो एंड के जो वर्ड्स थे उन्हें राइमिंग कर दिया गया, है ना, जिससे क्या हो रहा है, पोएम अच्छी लग रही है, रिदम बन रही है, उसमें टोन बन रही है ना। और फिर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो हाई और स्काई इनको राइमिंग में दे दिया बिल्कुल एंड में। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि भाई जो राइम है उसमें क्या होता है कि बिल्कुल कोई भी लाइन या कोई भी वर्ड्स है उसके एंड में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो कैसे होते हैं, आपस में राइमिंग होते हैं। जैसे द सन इज शाइनिंग ब्राइट टुडे इज अ लवली, सॉरी दिस इज अ लवली साइट, है ना। तो सन जो है वो चमक रहा है अच्छे से और जो दिन है वो कैसा लग रहा है, लवली लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों राइम कर गए। यू आर लाइक अ डे ऑफ मे एंड आई एज वर्थलेस एज हे। तुम कैसी हो एक मई के दिन की जैसे, मतलब जो ऐसी गर्मियों का जो स्टार्टिंग का दिन होता है वैसी, और मैं कैसा हूँ, सूखी घास जैसा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपेयर भी कर दिया गया और राइमिंग हो गई। तो ये जो वर्ड्स होते हैं कहाँ आते हैं, राइम में आते हैं। फिर आता है आपका रिपीटेशन। रिपीटेशन से समझ जाओ भाई रिपीटेड यूज हो रहा है किसी भी वर्ड का या लाइन का। जैसे ओ कैप्टन माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स, राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग फॉर यू द बगल ट्रिल्स। और इसके अलावा जो भी, तो कहीं भी स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में, कहीं भी जहाँ पे ये जो ऐसे जो है वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो रिपीट होते हैं, वो आप कहते हैं रिपीटेशन में। हेटेड वॉज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, ब्लड वॉज बीइंग स्पिल्ड एवरीवेयर, वॉर्स वर ब्रेकिंग आउट एवरीवेयर। तो देखो एवरीवेयर देखो हर जगह रिपीट हो रहा है ना। अब यहाँ पे एंड में हो रहा है, यहाँ पे देखो बीच में हो रहा था, यहाँ पे एंड में हो रहा है। तो ये कहीं भी रिपीट हो रहे हैं जो पूरे वर्ड्स हैं वो आपके कहाँ आ जाते हैं, वो आ जाते हैं आपके रिपीटेशन में। समझ आ गया? कंफ्यूज मत हो ना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखो पूरे पूरे वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अभी तक हम सिर्फ कॉन्सोनेंट और ओवल की बात कर रहे थे रिपीटेशन में। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हम पूरे वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो वो रिपीटेशन है। समझ आ गया? अब देखो सिमिली। सिमिली क्या होता है, एक काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है दैट शोज अ कंपैरिजन, क्रिएट सिमिलैरिटीज बिटवीन टू वेरियस थिंग्स। या तो कंपेयर कर दिया या उनमें जो है कोई सिमिलैरिटी बता दी, कोई चीज सेम बता दी, तब हम क्या यूज करते हैं, सिमिलरी। Unlike a metaphor, a simile draws resemblance with the assistance of the word like or as, therefore it is a direct comparison. देखो उसमें क्या हो रहा था, इनडायरेक्टली कंपैरिजन हो रहा था दो चीजों का, है ना। एक तरफ फॉग की बात की, एक तरफ किटन की बात की, है ना। लेकिन सिमिली में क्या होगा, रिलेट करके ही होगा, है ना। देखो जैसे हर चीक्स आर रेड लाइक अ रोज, है ना, उसके चीक्स कैसे लाल हो रहे हैं जैसे गुलाब की तरह। तो देखो यहाँ पे चीक्स भी लाल और गुलाब भी लाल। फिर एट एग्जाम टाइम द हाई स्कूल स्टूडेंट्स वाज एज बिजी एज अ बी। बी कैसी रहती हैं, बी देखना कभी भी हमेशा अपना काम करती रहेंगी, हनी बनाती रहेंगी, नेक्टार जो भी है करती रहती हैं अपना काम। व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास द 6th ग्रेड स्टूडेंट्स वर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट कंपेयर करने के लिए हम ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखो डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये क्या हो गया, सिमिली। तो मेटाफोर और सिमिली में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे डायरेक्टली हो रहा है और रिलेट कर रही हैं चीजें, है ना। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, चीजें भी अलग है और इनडायरेक्टली उनको जोड़ा जा रहा है साथ में। ये डिफरेंस होता है सिमिली और मेटाफोर में। अब आता है आपका अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी क्या होता है, जो हम ये वाला मार्क नहीं लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। जैसे ओ ओ एक्सेट्रा, ये जैसे ओ कॉफी माय स्वीट डार्क कॉफी, व्हाट वुड आई डू विदाउट यू। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉफी को जो है हमने क्या किया, ओ माय कॉफी, है ना। ऐसे मतलब ओ माय गॉड, ये जो एक्सप्रेशन देते हैं ना हम एक्स्ट्रा वाले, उसके आगे जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। ये जो आती है ना चीजें, ये चीजें कहाँ पे आती हैं, ये आती हैं तुम्हारी, ये देखो यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, ये आएगा यहाँ पे, कॉमा नहीं आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये होती है तुम्हारी अपोस्ट्रॉफी वाली चीज। वैसे ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, है ना। या तो दुनिया या मेरी जिंदगी या फिर टाइम, किसके ऊपर जो है मैं लास्ट टाइम पे चढ़ूंगा, मतलब मेरा फिर एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है ना, ये वाली चीज जो होती है वो आपकी कहाँ आ जाती है, अपोस्ट्रॉफी में। समझ आ गई ये चीज? इसी के साथ पार्ट 1 यहाँ ओवर होता है, क्योंकि पार्ट 1 में यहाँ ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं तुम्हें राइम स्कीम वगैरह भी बताऊंगी कि पोएम में जो राइम स्कीम है वो कैसे आती है, वो कैसे हम देख सकते हैं, उन्हें पता लगा सकते हैं,
है ना? तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।